सुप्रभात आप सभी को। एक बार पुनः मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तुम कब जाओगे अतिथि पाठ के दूसरे भाग के साथ। इस पाठ के लेखक शरद जोशी जी हैं, जो एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। पहले भाग के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से एक अतिथि आता है लेखक के यहाँ और वह जाने का नाम नहीं लेता। उसके स्वागत में पहले दिन कितनी व्यवस्था होती है, दूसरे दिन भी लोग इसी उम्मीद में स्वागत सत्कार करते हैं कि वह चला जाएगा। उसे खाना खिलाते हैं, सिनेमा दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं अगले दिन चला जाएगा। किंतु तीसरे दिन भी वह नहीं जाता और वह कहता है कि धोबी की दुकान या लॉन्ड्री कहाँ है, मुझे कपड़े धुलवाने हैं। इस पर लेखक को बहुत ही बुरा लगता है और वह जो सोच नहीं सकता वैसा उसे सोचने पर विवश होना पड़ता है। वह सोचता है कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अतिथि देवो भवः, लेकिन हमेशा अतिथि देवता नहीं होता। कभी कभी वह मानव और दानव भी होता है। मानव और दानव कब होता है कि जब वह अपेक्षा से अधिक दिनों तक रुक करके बोझ बन जाता है तो वह देवता नहीं बल्कि दानव नजर आने लगता है। तो तीसरे दिन भी अतिथि नहीं जा रहा है और अतिथि को लेकर के लेखक लॉन्ड्री की ओर निकल जाता है, इसी उम्मीद के साथ कि शायद आज कपड़े धुल जाएं तो अगले दिन यह चले जाएंगे। अब इस भाग के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि क्या कपड़े धुलने के बाद अतिथि चले जाते हैं या नहीं जाते हैं, और नहीं जाते हैं तो और कितने दिनों तक रुकते हैं। आइए पाठ पढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होता है। कहाँ जा रहे हैं, पत्नी ने पूछा। लेखक जब अतिथि को लेकर के लॉन्ड्री की ओर जा रहा होता है तभी पत्नी ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने, मैंने कहा। लेखक कहते हैं कि मैंने जवाब दिया कि ये जो अतिथि हैं इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने जा रहा हूँ। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी हो गईं। मेरी जो पत्नी थी उसकी आंखें एकाएक बड़ी हो गईं। आज से कुछ वर्ष पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। आज से बहुत समय पहले मैंने ऐसी आंखों को देखा था और मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। यानी हम लोग एक से दो हुए थे, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। यानी पहले जो शुरुआत में पत्नी की आंखें बड़ी हुई, हमारी ओर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसने देखा तो हमारे अंदर प्रेम का संचार हुआ और हम लोग एक से दो हो गए। लेकिन जब वह बड़ी आंखें अब दिखाती हैं तो मन छोटा होने लगता है और डर लगने लगता है। देखिए लेखक कितनी अच्छी तरह से बताने का प्रयास करते हैं कि शुरुआत में जब दो लोग आँखों में आँखें डाल करके देखते हैं तो उनमें कैसा प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन शादी विवाह के बाद जब वही पत्नी आँख दिखाती है तो क्या होता है, मन छोटा होने लगता है और डर लगने लगता है। वे इस आशंका और भय से बढ़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों तक ठहरेगा।
मेरी पत्नी की आंखें इस आशंका से बढ़ी हुई थी कि 3 दिन तो हो गए, अब लग रहा है कि अतिथि और दिन रुकने वाले हैं और टिकने वाले हैं। और आशंका निर्मूल नहीं थी। और मेरी पत्नी की यह जो आशंका थी यह भी बिना आधार की यानी निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे? पत्नी भी शायद यही पूछ रही थी कि अतिथि तुम जा नहीं रहे हो? लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। इस तरह से अब लॉन्ड्री पर जो कपड़े धुलने के लिए दिए गए थे वो धुल करके भी आ गए, लेकिन अतिथि अब भी वहीं पड़े हैं, घर पर ही पड़े हैं, वो जाने का नाम नहीं ले रहे। तुम्हारे भरकम शरीर की सलवटें पड़ी चादर बदली जा चुकी हैं और तुम्हारे जो भारी भरकम शरीर के सोने के वजह से जो चादरों पर सलवटें पड़ चुकी हैं, 3 दिन से लगातार जो चादर बिछी हुई थी उसे भी बदल दिया गया है और तुम यहीं हो, अभी जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। लेखक लिखते हैं कि तुम्हें देख करके जो हम लोगों के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरती थी अब वह फीकी पड़ गई है, और फीकी ही नहीं पड़की बिल्कुल समाप्त हो गई है। अब तुम्हें देखने पर प्रसन्नता नहीं होती, खुशी नहीं होती। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उठते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। तुम्हारे साथ जो हंसी मजाक होता था, ठहाके लगते थे कल तक इस कमरे में, अब वैसा कुछ नहीं रहा, यानी अब वैसी बात नहीं रही। अब न तो तुम्हारे साथ उतना हंसी मजाक ही हो रहा है, न ही प्रसन्नता वाली कुछ बातें ही गपशप ही हो रहा है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आ चुक पड़ी है। लेखक लिखते हैं कि जो बातचीत की गेंद थी, यानी जो तरह तरह की हम लोग बातचीत करते थे, वो अब बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। हर कोने से बातचीत होते होते, कोनलों से मतलब सभी कोने से होते हुए टप्पे खा करके फिर बीच में आकर के चुप पड़ी है। अब शायद वह यही पूछ रही है कि तुम कब जाओगे अतिथि। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं, यानी अब न तुम ही बातचीत शुरू कर रहे हो न मैं ही। लेखक लिखते हैं कि अतिथि अब न तो तुम ही बातचीत शुरू कर रहे हो न मैं ही। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे। अब हम दोनों लोग व्यस्त हैं। पहले होता था कि जब साथ बैठते थे, बात करते थे, हालचाल होती थी, लेकिन अब क्या है कि तुम्हारे लगातार रहने से मेरा मन भी ऊब चुका है और मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम हो कि इतना उपेक्षा होने पर भी जाने का नाम नहीं ले रहे हो और तुम फिल्मी पत्रिका को पढ़ रहे हो, उसके पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया, यानी अब बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। शब्दों का लेन देन मिट गया मतलब अब बातचीत बिल्कुल बंद हो गई। चर्चा के विषय क्या हो गए? चुक गए, यानी अब कोई ऐसा विषय नहीं रहा जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। जितने भी क्षेत्र थे, जिन जिन क्षेत्रों पर हम लोग बात कर सकते थे, शायद इन 3 दिनों में, 4 दिनों में मैंने सभी क्षेत्रों पर बात कर ली। यानी परिवार के बारे में बातचीत हो गई, बच्चों के बारे में, नौकरी के बारे में, फिल्मों के बारे में, राजनीति के, रिश्तेदारी के, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और जहाँ तक हम लोग बात कर सकते थे उन सब चीज़ों पर बात कर लिया। सारे विषय समाप्त हो गए।
अब बात करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी तुम नहीं जा रहे हो, तो अब केवल एक चुप्पी बची है, यानी हम सब शांत हैं। सौहार्द अब सनह सनह धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। जो एक लगाव था तुमसे वह भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और सब लोग बोर हो रहे हैं। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं। जो भावनाएं आदर एक दूसरे के प्रति था, तुम्हारे प्रति हम लोगों के दिल में था, अब वो गालियों का रूप ले रही हैं, यानी अब अंदर से गालियां निकल रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे हो। लेकिन इतने पर भी हे अतिथि, तुम जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। लेखक लिखते हैं कि पता नहीं किस गोंद से तुम यहाँ चिपके पड़े हुए हो, घर पर टिके हुए हो मेरे। मैं पूरे परिवार के साथ यह समझ नहीं पा रहा हूँ, यानी मैं ही नहीं, मेरे परिवार के सभी लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम जा क्यों नहीं रहे हो। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। और बार बार हम लोगों के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। अभी कल की ही बात है कि मेरी पत्नी ने धीरे से मुझसे पूछा था कि कब तक टिकेंगे ये, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो मैंने भी कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। मैंने भी कंधे उचका करके पत्नी से कहा कि मैं क्या कह सकता हूँ, ये हैं कि जाने का नाम ले रहे नहीं हैं, यानी जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। अब सोचिए कि पहले दिन जो इतना खातिरदारी हुआ था, इतनी खातिरदारी की गई थी पत्नी के द्वारा, लेखक के द्वारा, वह पत्नी आज कह रही है कि मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। वह आज खिचड़ी बनाने पर उतारू है, खिचड़ी बना रही है। मैंने भी कहा कि बनाओ, शायद खिचड़ी खा करके ही चले जाएं, इनको भी महसूस हो कि अब लोग हमारा स्वागत सत्कार नहीं कर रहे हैं, तो शायद जाने की सूझ आ जाए या चले जाएं। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। सत्कार करने की, स्वागत करने की जो गर्मी थी वो समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। और जिस तरह से हम लोग डिनर से शुरू हुआ था, रात का बहुत अच्छा भोजन बनाए थे, 2 तरह की सब्जी, रायता, मीठा इत्यादि से शुरू किए थे, अब खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। लेखक कहते हैं कि अगर इतने पर भी तुम अपना बिस्तर मोड़ते नहीं हो, यानी तुम जाने के लिए तैयार नहीं होते हो, तो लगता है कि अगले दिन हम लोगों को यही कहना पड़ेगा कि आज तो सब लोग व्रत हैं, यानी आज हमारे घर खाना नहीं बनेगा और तुम्हें भी हम लोग व्रत रखें। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। लेखक लिख रहे हैं कि तुम्हारे और हमारे जो संबंध हैं, यानी अतिथि और लेखक के जो संबंध है, एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ न अतिथि। लेखक लिखते हैं कि यह तुम्हारे जाने का तो एकदम चरम क्षण है, यानी अब तो तुम्हें चले ही जाना चाहिए, तुम जाओ न अतिथि। लेकिन फिर भी है कि तुम जा ही नहीं रहे हो। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, ये मैं जानता हूँ। क्यों? क्योंकि दूसरों के यहाँ लोगों को अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते। अगर ऐसा संभव होता, सबका बस चलता, तो सभी लोग अपने यहाँ न रह करके बल्कि दूसरे के यहाँ रहते, वहाँ खूब आदर सत्कार कराते और वहीं पड़े रहते। पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अपने घर की महानता के भी गीत तो इसीलिए गाए गए हैं
होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम को, स्वीटनेस को काटने न दौड़े। इसीलिए घर को, होम को स्वीट होम कहा गया है कि जो दूसरे लोग हैं उस होम की जो स्वीटनेस है, मिठास है, उसको काटने न दौड़े। और अगर इसी तरह से टिकते रहेंगे तो उसकी स्वीटनेस क्या होगी, मिठास क्या होगी, गायब हो जाएगी। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय, किस शराफत की कोई चीज़ होती है। और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा होगा, पर शराफत की भी कोई हद होती है। अब तो तुम्हें चले जाना चाहिए, और अगर नहीं जा रहे हो तो एक शब्द होता है गेट आउट, यानी मुझे मजबूरी में, या हम जैसे लोगों को जिसके यहाँ ऐसे आकर के अतिथि टिक जाएं और जाने का नाम न लें, उसे मजबूरी में गेट आउट शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी भाग जाओ, ऐसा कहना पड़ेगा, ऐसा बोलना पड़ेगा। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। लेखक लिखते हैं कि आज जो तुम खर्राटे भर रहे हो, यानी चौथे दिन भी लेखक के यहाँ से अतिथि नहीं गया, और चौथे दिन भी वो चूँकि मोटे ताजे अतिथि हैं तो खूब खर्राटे मार रहे हैं। लेखक लिखते हैं कि ये जो तुम्हारी खर्राटे हैं, खर्राहट की आवाज़ है जिससे पूरा कमरा गूंज रहा है, यह 5वें सूर्य की परिचित किरण के आगमन की रात है, यानी 5वां दिन हो जाएगा। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। अब मुझे उम्मीद है कि शायद 5वें दिन का सूर्य निकलेगा और सुबह सुबह ही तुम मुझसे कहोगे कि अब तुम जा रहे हो। आशा है, ऐसा वो सोच रहा है लेखक, कि आशा है कि वह तुम्हें चूमेगी, यानी सूरज की पहली किरण निकलेगी और अतिथि जाने के लिए लेखक से कहेंगे, मेरी सहनशीलता की यह अंतिम सुबह होगी। लेखक भी लिख रहे हैं कि शायद ये मेरी जो सहनशीलता है उसकी अंतिम सुबह होगी, इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा और लड़खड़ा जाऊंगा। अगर इसके बाद भी तुम नहीं गए तो शायद मैं खड़ा भी न हो पाऊँ और लड़खड़ा जाऊंगा, क्योंकि मेरी स्थिति तुम्हारी सेवा करते करते, पैसे खर्च करते करते, तुम्हारे ऊपर अपना समय खर्च करते हुए बहुत हो चुका, मैं ऊब चुका हूँ। मेरे अतिथि, मैं जानना चाहता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। हे अतिथि महाराज, मैं जानना चाहता हूँ। लेखक सोच रहे हैं कि हे अतिथि महाराज, मैं जानना चाहता हूँ कि अतिथि तो देवता होता है, शास्त्रों में लिखा गया है कि अतिथि देवो भवः, पर मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं, लेकिन मैं तो मनुष्य हूँ, तुम्हारी तरह देवता नहीं। और अगर तुम देवता हो तो उस मनुष्य की बात को समझो, मेरे अंदर जो चल रहा है उसे समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मैं क्या चाहता हूँ? अगर तुम देवता हो तो तुम्हें समझना चाहिए। लेखक कहते हैं कि मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। तुम एक देवता हो और मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ। इस तरह से एक देवता के साथ एक मनुष्य बहुत देर तक नहीं रह सकता, इस कारण भी तुम शायद चले जाओ। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। देवता लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? दर्शन देते हैं और लौट जाते हैं, पर तुम तो लौटने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तुम लौट जाओ अतिथि। लेखक फिर कह रहा है कि हे अतिथि, तुम लौट जाओ, तुम देवता हो, दर्शन दिए, हम लोग धन्य हो गए, तुम्हारी सेवा भी हम लोगों ने कर दी, 4-5 दिन से टिके हुए हो लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहे हो, तुम लौट जाओ।
इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित है। अगर तुम लौट गए तभी तुम्हें लोग देवता कहेंगे, और यदि इसी तरह से तुम टिके रहे तो शायद सभी लोग अतिथि को देवता न मान करके राक्षस कहना शुरू कर देंगे, दानव पुकारना शुरू कर देंगे। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, इसके पूर्व तुम लौट जाओ। लेखक कहते हैं कि हम जैसे मनुष्य अपनी वाली पर उतर जाएं, यानी अपनी मर्यादा को छोड़ करके स्पष्ट तुम्हें कह दें कि गेट आउट, भाग जाओ, अपने घर से ज़बरदस्ती तुम्हें जाने की बात कहें, इसके पहले ही तुम चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। लेकिन इतना कुछ सोचने के बाद भी लेखक के अतिथि है कि जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो लेखक लिखता है, कह रहा है, सोच रहा है कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि, हे अतिथि तुम कब जाओगे। इस तरह से पाठ समाप्त होता है। लेकिन पाठ तो समाप्त हुआ, अतिथि अभी गया नहीं, और उसके लिए सोच सोच करके लेखक का हाल बेहाल है। आप लोगों ने भी कभी ऐसा महसूस शायद किया होगा कि आपके यहाँ भी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेते। पहले तो उनकी खूब सेवा की जाती है, अच्छे से आदर सत्कार किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है उनके आदर सत्कार में कमी होती चली जाती है, और अंत में सबके मन में यही विचार आता है कि तुम कब जाओगे अतिथि। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह पाठ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।